गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम आरोह भाग 2 में गद्य में पढ़ेंगे। पहलवान की ढोलक फणेश्वर नाथ रेणु जी ने इसको लिखा हुआ है। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 में औराई हिंगना जिला पूर्णिमा, ठीक है। अब वो जो है अररिया बिहार में है, वहाँ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप इनकी कहानी है। ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व इनके संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा पोतार्ज है तथा रेणु रचना वाले 5 खंडों में इनके पूरा कहानी संग्रह है। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 पटना में हुआ था। बेटा इनको जो है पद्मश्री की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था, ठीक है। इसमें इस पाठ में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। अब ध्यान सुनो। पहलवान की ढोलक फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित एक प्रमुख कहानी है। रेणु जी एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। आंचलिक का अर्थ होता है जो ग्रामीण इलाके की जो कहानियाँ लिखी होती हैं। तो उसमें एक बार गांव में जो है अकाल पड़ जाता है, फिर उस गांव में हैजा, मलेरिया ये सब की बीमारियां फैल जाती हैं। तो वहाँ पर लोग किस तरह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी एक पहलवान होता है बेटा, उसके खुद के बेटे भी मर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो अपनी ढोलक बजा बजा कर लोगों के मन में जीने की शक्ति उत्पन्न करता है। कहता कि आप डरिए नहीं, हो सकता है कि यह स्थिति टल जाएगी, ठीक है। उनको जो है ढांढस बनाता। रेणु जी एक आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। प्रस्तुत कहानी उनकी आंचलिक कहानी है, जिसमें लेखक ने भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में व्यवस्था बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी भी है बेटा। क्योंकि पहले गांव में दंगल होते थे, कुश्ती वगैरह लड़ी जाती थी, तो लोग क्या करते थे, देखते थे। मेलों का आयोजन होता था, ठीक है। तो लोग उस मेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। इस प्रकार वो अपना धन कमाते थे, जीवन यापन करते। लेकिन आधुनिकीकरण ने जो ये सब कुछ बंद कर दिया, तो इस व्यवस्था के हो जाने के कारण लोगों के जीवन पर, उनके जीवन यापन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, ये सब भी बताया गया। लेखक का कथन है कि श्यामनगर के समीप एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त था। गांव में हैजा और मलेरिया फैला था। चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोपड़ियाँ खड़ी हैं। रात्रि में घना अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरी रात में चारों ओर करुण सिसकियों और कराहने की आवाज़ गूंज रही थी। जब तक किसी के घर में कोई यदि कहीं मृत्यु आती तो लोग रोते हैं, ऐसे कराहने की आवाज़ और बीमारियों की आवाज़ गूंज रही थी। उधर सियारों और पेचक की आवाज़ें इस सन्नाटे को अवश्य थोड़ा तोड़ रही थी। भयंकर सन्नाटे में कुत्ते समूह बांधकर रो रहे थे। रात्रि भीषणता और सन्नाटा से युक्त थी, मतलब बिल्कुल शांत था। लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक इस भीषणता को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। गांव में लुट्टन नामक एक पहलवान था। इसी पहलवान की ढोलक की आवाज़ इस भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरा करती थी। लुट्टन सिंह के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी बचपन में शादी हो चुकी थी, इसलिए विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। ससुराल में पढ़ते बढ़ते वह पहलवान की भांति बन गया था। एक बार श्यामनगर में एक मेला लगा बेटा। पहले गांव में मेला वगैरह का आयोजन होता था ना, ठीक है। मेले में दंगल में लुट्टन सिंह ने एक श्रेष्ठ पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे डाली थी, जो शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। श्यामनगर के राजा ने बहुत कहने के बाद ही लुट्टन को उस पहलवान के साथ लड़ने की आज्ञा दी, क्योंकि वह एक बहुत प्रसिद्ध पहलवान था। लुट्टन सिंह ने ढोलक की धीना धीना तक धीना आवाज़ से प्रेरित होकर चांद सिंह पहलवान को बड़ी मेहनत के बाद चित्त कर दिया, ठीक है।
चांद सिंह के हारने के बाद लुटन सिंह पहलवान की जय जयकार होने लगी और वह लुटन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उसने किसी दूसरे पहलवान चांद सिंह को हराया था। ठीक है। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में हमेशा के लिए रख दिया। अब लुटन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक के गांव में फैल गई। लुटन सिंह ने अपनी पत्नी भी और 2 पुत्रों को जन्म देकर उसकी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई। मतलब लुटन सिंह की पत्नी भी जो है मृत्यु हो गई उसकी, और उसके 2 बच्चे अब उसके लुटन के पास ही छोड़ गए। बाद में लुटन सिंह अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना चाहता था, इसलिए वह बचपन से ही उनको कसरत आदि करवाने लग गया। उसके बेटों को दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके वयोवृद्ध जो उसके बुजुर्ग राजा थे वो उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद जो विलायत से नए महाराज आए। राज्य की गद्दी संभालते ही राजा ने अनेक परिवर्तन कर दिए अपने राज्य में। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। बेचारे लुटन सिंह पहलवान पर कुठाराघात हुआ, मतलब उसकी रोजी रोटी छीन गई बेटा। वह बहुत दुखी हो गया। लुटन सिंह राजा के इस रवैये को देखकर अपनी ढोलक कंधे में रखकर बच्चों से अपने गांव वापस लौट गया। गांव के एक किनारे पर झोपड़ी में रहता हुआ नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लग गया। ठीक है, गांव के लोगों को, बच्चों को। गांव के किसान व खेती हर मजदूर भला क्या कुश्ती सीखते। अचानक गांव में अनावृष्टि और अनाज की कमी तथा मलेरिया, हैजा आदि की भयंकर समस्याओं का वज्रपात हुआ। सब चीज़ एक ही बार हुआ। ठीक है बेटा। चारों ओर लोग भूख और हैजा और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। लोग इस त्रासदी से इतने डर गए कि सूर्यास्त होते ही वह अपने झोपड़े में घुस जाते थे, कोई बाहर नहीं आता था। रात्रि की विभीषिका और सन्नाटे को केवल लुटन सिंह पहलवान की ढोलक की तान ही ललकार कर चुनौती देती थी। मतलब लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे बेटा, लेकिन बेचारा लुटन सिंह रात भर ढोलक बजाता था। वो इसलिए कि ताकि लोग दुखी ना हो, लोगों को उसके ढोलक की तान सुनकर वो दंगल का दृश्य याद आ जाए और लोगों का थोड़ा से मन ही मन में मनोरंजन हो जाए। यही तान इस भीषण समय में उनका धैर्य प्रदान करती थी, और यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती थी। इस विभीषिका में पहलवान के दोनों बेटे भी शिकार हुए। बेचारे पहलवान के दोनों बेटे मर गए। ठीक है। प्रातः होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को निस्तेज पाया। बेचारा जब वो घर गया, क्योंकि रात भर वो ढोलक बजाता था गांव में घूम घूम करके, ताकि लोगों को डर ना लगे, और उसने अपने बेटे घर में छोड़ के तो बेचारे उसके दोनों बच्चे भी मर गए। बाद में वह अशांत मन से दोनों को उठाकर नदी में बहा आया। लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। इस असह वेदना, असह का अर्थ होता है जो सहने योग्य नहीं होती है। इस असह वेदना का अर्थ होता है बेटा कष्ट, दुख और त्रासदी से भी पहलवान नहीं टूटा। रात्रि में फिर वह पहले की तरह ढोलक बजाता था और लोगों को धैर्य बनाता था। इससे लोगों को सहारा मिला। लेकिन 4-5 दिन बीतने के पश्चात जब रात्रि में ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, तो सुबह सुबह उसके कुछ शिष्यों ने पहलवान की लाश को शारों द्वारा खाया पाया। मतलब बेचारा पहलवान भी खुद हैजे और मलेरिया की चपेट में आ गया। अब बेचारों को कोई पानी पिलाने वाला तक नहीं बचा। ठीक है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में पहलवान भी अंत में भूख महामारी की शक्ल में आई मौत के षड्यंत्र का शिकार बन जाता है। यह कहानी हमारे समक्ष व्यवस्था की पोल खोलती है, साथ ही व्यवस्था के कारण लोक कलाओं के लुप्त होने की ओर संकेत भी करती है, तथा हमारे सामने अनेक ऐसे प्रश्न पैदा करती है कि यह सब क्यों हो रहा है। क्योंकि बेटे पहले ग्रामीण समाज में मेलों का आयोजन होता था, जो वहाँ के गांव के जो बेरोजगार लोग थे मेलों में अपने दुकान वगैरह लगाते थे। गांव के लोग अपने हस्तकलाओं का प्रदर्शन करते थे, अपने हाथ से बनाई हुई टोपियों का, अनेक प्रकार के सामान का वहाँ पे वो अपना क्या लगाते थे, स्टॉल लगाते थे। लोग बेचते थे, लोग खरीदते थे। इस प्रकार उनका जो है उनको धन कमाने का जो है साधन मिल जाता था। लेकिन अब आधुनिकीकरण हो रहा है,
लोगों की जो लोक कलाएँ हैं वो सब लुप्त हो रही हैं और इस प्रकार से लोगों के जीवन यापन पर जो ग्रामीण तबके के जो लोग होते हैं, गाँव के जो लोग हैं, उनके जीवन यापन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बेटा आपने शब्दार्थ और जीवनी अपनी बुक से करनी है। इस गद्यांश के अर्थगण संबंधी प्रश्न मैं व्हाट्सएप में आपको भेज दूँगी। आपने आज की डेट डाल करके पहले जीवनी लिखनी है, फिर शब्दार्थ लिखने हैं, फिर गद्यांश के क्वेश्चन अर्थगण संबंधी प्रश्नोत्तर करने हैं। धन्यवाद।